हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रज चौहान और एमपी आरक्षक भर्ती 2025 का जो भूगोल फिजिक्स का जो श्रृंखला चलाई थी, जिसका आज है मॉक टेस्ट 3। कितना मॉक टेस्ट 3। और जो आबकारी भर्ती है जो कि 7 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, जिसमें आबकारी की भर्ती में जीके जीएस लगभग इससे पोर्शन रहेगा और 30 से 35 क्वेश्चन तक रहेगा। कितना जीके जीएस से संबंधित इसमें 30 से 35 क्वेश्चन तक इसका वेटेज रहेगा, जो कि 7 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। कब हो रही है? 7 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, जिसमें जीके जीएस से संबंधित इसमें 30 से 35 क्वेश्चन तक रहेगा। जो तो इसमें आपका जो जीके जीएस से संबंधित एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बनिए रखिए, थोड़े धैर्य रखिए और आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ये है क्या? एक पर्वत श्रृंखला है। क्या एक पर्वत श्रृंखला है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखने को मिलती है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक पर्वत श्रृंखला क्या है? पर्वत श्रृंखला है जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ पर जो जो बड़ा देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। इस कारण इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी बोला जाता है। इसमें जो छोटा देश है, इस महाद्वीप में छोटा देश है जिसका नाम है नौरू। क्या नाम है? नौरू। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कैसी भूमि का महाद्वीप भी बोला जाता है। इसके बाद यहाँ की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है मर्रे डार्लिंग। क्या नाम है? मर्रे डार्लिंग नदी। और यह महाद्वीप, बात करते हैं यह महाद्वीप कौन सा गोलार्ध में स्थित है, तो ये जो महाद्वीप है अपन को दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा? जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और इस महाद्वीप से एक रेखा निकलती है जिसका नाम है मकर रेखा। एकमात्र रेखा मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से निकलती है। इसके बाद बात करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन सी खनिज के खान देखने को मिलती है। प्रमुख खनिज, बात करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में खदान करगुल्ली और कुलगर्दी, ये किसकी खान है? जो खाने बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सोने की प्रमुख खान है। किसकी? सोने की प्रमुख खान है। इसके बाद बात करते हैं कि न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर कोयला का उत्पादन होता है। किसका? यहाँ पर कोयला का उत्पादन होता है। और यह कहाँ होता है? न्यू साउथ वेल्स में होता है। इसके बाद बात करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पिलबरा का क्षेत्र है, कौन सा पिलबरा का क्षेत्र है, इसमें क्या उत्पादन होता है, तो इसमें लो एस का तो उत्पादन किया जाता है। पिलबरा के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो लो एस का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि जो ब्रोकन हिल्स और माउंट ईसा है वह किस लिए प्रसिद्ध है। ब्रोकन हिल्स और माउंट ईसा सीसा, जस्ता और चांदी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चांदी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करते हैं कि जो वाइपा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? जो वाइपा क्षेत्र है या बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के प्रसिद्ध है। वही आबकारी भर्ती के लिए इसमें इससे लगभग एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जो महाद्वीप से संबंधित क्वेश्चन है उसमें या तो खान से या विद्युत से क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वोच्च चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वह कहाँ स्थित है। कौन सी माउंट एवरेस्ट चोटी है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है पंजाब हिमालय में, कुमायूं हिमालय में, नेपाल हिमालय में और असम हिमालय। जो विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल हिमालय में, कहाँ पर? नेपाल हिमालय में है यहाँ चोटी। बात करते हैं नेपाल हिमालय के बारे में। नेपाल हिमालय, यहाँ पर जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। यह नेपाल हिमालय में देखने को मिलती है और इस चोटी की सर्वोच्च ऊंचाई ये है। इसके अलावा यहाँ पर
कंचनजंगा, धोलावीरा आदि चोटी पाई जाती है। और इस हिमालय की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। कितनी? 800 किलोमीटर है। इसके बाद बात करते हैं कि जो हिमालय है, इसको हिमालय का जो पारदर्शिक विभाजन है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने? 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय का जो पारदर्शिक विभाजन है वो 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय। बात करते हैं पहला हिमालय पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि किस हिमालय को कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है, तो पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि पंजाब हिमालय में हिमालय किन दो नदियों के बीच है, तो जो सिंधु और सतलज नदियों के बीच में। कौन सा? सिंधु और सतलज नदियों के बीच में है। इसके बाद बात करते हैं कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कि जो नागा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, यह पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और पंजाब हिमालय में कौन से तीर्थ स्थल है, तो यहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर और अमरनाथ की गुफा देखने को मिलती है। ये कहाँ पर देखने को मिलती है? जो पंजाब हिमालय। इसके बाद बात करते हैं जो कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं हिमालय सतलज सतलज नदी और काली नदी के बीच में है। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। इसके बाद बात करते हैं कि इस कुमायूं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो नंदा देवी। कौन सी? नंदा देवी। या नंदा देवी कहाँ पर है? या उत्तराखंड में देखने को मिलती है। कहाँ पर? उत्तराखंड में, जो कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। वो इसके बाद बात करते हैं कि कुमायूं हिमालय में कौन से तीर्थ स्थल है, तो यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री इत्यादि तीर्थ स्थल देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? कुमायूं हिमालय में, जो कि उत्तराखंड में क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद नेपाल हिमालय की अपने पिछले क्वेश्चन बात की है। इसके बाद बात करते हैं असम हिमालय। कौन सा? असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। और यहाँ और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जो नामचा बरुआ है। क्या नाम है? नामचा बरुआ। बहुत मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट नामचा बरुआ, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। वो जो असम हिमालय है, सिक्किम, भूटान भूटान असम और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ पर देखने को मिलता है, किसका? असम हिमालय का। कि सिक्किम, भूटान, असम और अरुणाचल प्रदेश में असम हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि भारतीय मुद्रा के नोट पर कौन कौन से चित्र अंकित है। जो 10 रुपये का नोट है, 10 रुपये का, 20 रुपये का और जो 50 रुपये का नोट है, उस पर कौन कौन से चित्र अंकित है, तो मैंने वो चित्र भी दिखाए हैं, तो उसमें ध्यान से देखना है और वो याद भी रखना आपको। कि जो 10 रुपये का नोट है, कौन सा? 10 रुपये का जो नोट है, इस पे आपको जो सूर्य मंदिर है, कौन सा? जो सूर्य मंदिर है, जो कि कोणार्क में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसका चित्र अंकित है। कहाँ पर? 10 रुपये का जो नोट है, इसमें यह आकृति अंकित है। इसके बाद बात करते हैं कि 20 रुपये का नोट। कौन सा? 20 रुपये का नोट पर किसकी आकृति है? एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो 20 रुपये का नोट है, इसमें अपन को जो महाराष्ट्र में जो एक गुफा है, एलोरा की गुफा। कौन सी? एलोरा की गुफा का चित्र अंकित है 20 रुपये का नोट पे। इसके बाद बात करते हैं ये जो 50 रुपये का नोट है। कौन सा? 50 रुपये का नोट है, इसमें अपन को एक कर्नाटक में हम्पी का रथ है। कौन सा? हम्पी का रथ। हम्पी का रथ जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में है। हम्पी का रथ की चित्र अंकित है कौन सा नोट पर? 50 रुपये का नोट पर। इसके बात करते हैं 100 रुपये का। 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का और 2000 रुपये का। 2000 रुपये का नोट अभी 19 मई 2023 को बंद हो गया। और इसके बाद बात करते हैं कि जो 100 रुपये का नोट पे अपन को रानी की बाव, रानी की बाव है ना, बावड़ी देखने को मिलती है। और ये बाव कहाँ पर है? ये गुजरात में है।
तो 100 रुपये का नोट पर रानी की वाव की चित्र अंकित है। इसके बाद बात करते हैं 200 रुपये का नोट पर सांची स्तूप, सांची स्तूप अंकित है। बात करते हैं 500 रुपये का नोट पर, 500 रुपये का नोट पर जो दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली का जो लाल किला है वो 500 रुपये का नोट पर अंकित अंकित है। कौन सा? लाल किला जो कि दिल्ली में है। और 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान, कौन सी? मंगलयान अंकित था, लेकिन 19 मई 2023 को यह नोट बंद कर दिए गए। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के लिए सबसे पहला बजट है वो प्रस्तुत किसने किया था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, जेम्स विल्सन और आर के षणमुख सेट्टी और जॉन मोताई। भारत के लिए सबसे पहले जो बजट प्रस्तुत किया था वो किया था जेम्स विल्सन। किसने? जेम्स विल्सन ने। बात करते इससे संबंधित क्वेश्चन कि जो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग जब वायसराय थे तो इनके जो कार्यकाल में जो बजट था सर्वप्रथम जेम्स जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत किया था। इसके बाद बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत का, इसका स्वतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया था? वो किया था आर के षणमुखम ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। इसके बाद बात करते हैं कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो वो है जॉन मताई ने। किसने? जॉन मताई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। इसके बाद बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक बार जो बजट पेश करने वाले कौन है? सबसे अधिक बार वो है मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई साहब ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया था। इसके बाद बात करते हैं बजट से संबंधित अन्य चीजें। बजट जिसको चमड़े का थैला भी बोला जाता है, बजट को चमड़े का थैला भी बोला जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि बजट एक फ्रांसी शब्द है और बजट में जो सरकार का जो आगामी वर्ष होता है, आगामी वर्ष का जो उसमें आय और व्यय से संबंधित विवरण होता है, आगामी वर्ष से विवरण होता है। इसके बाद कहते हैं कि जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 110 ए है, इसमें वित्त विधेयक से संबंधित प्रावधान है। और जो आर्टिकल 112 है, आर्टिकल 112 है जिसमें वार्षिक वित्त प्रणाली संबंधित, इसमें बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें वार्षिक वित्तीय प्रणाली का उपयोग किया गया। तो इसके बाद बात करते हैं जो आर्टिकल 266 ए है, 266 ए, तो 266 ए में जो भारत की संचित विधि से संबंधित प्रावधान है, और 266 में लोक विधि से संबंधित प्रावधान है।
और आर्टिकल आर्टिकल 267 में भारत की जो आकस्मिक विधि है, कौन सी? आकस्मिक निधि से संबंधित प्रावधान है। और जो बजट है वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और ये सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पर? लोकसभा में। सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का संरचना का उल्लेख किया गया? ऑप्शन: अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 82। बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा राज्यसभा जिसको जिसके नाम में अन्य नाम है राज्यों की सभा, राज्यों की सभा, उच्च सदन भी बोला जाता है। इसके बाद यहाँ एक स्थायी सदन, कैसा है? यह एक स्थायी सदन है। जो राज्यसभा की जो संरचना का जो उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 80 में किया गया। कौन सा? अनुच्छेद 80 में जो राज्यसभा की संरचना का उल्लेख। बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में कुल सीटों कितनी है? राज्यसभा में कुल सीटें हैं 250 सीटें। कितनी है? 250। और भी वर्तमान में 245 सीटें। कितनी? 245 सीटें हैं, जिसमें से 233 सीटें जो राज्य और संघ के द्वारा इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसके बाद जो 12 सीटें या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह किन क्षेत्रों आधार पर किया जाता है? या कला, खेल और समाज सेवा आदि लोगों को जो राष्ट्रपति होते हैं वो मनोनीत करते हैं। कौन? राष्ट्रपति इन लोगों को मनोनीत करते हैं। इसके बाद बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना? राज्यसभा के जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है। और इसके प्रत्येक 1/3 सदस्यों का हर 2 साल में चुनाव होता है और नए सदस्य आते हैं। और इसके बाद बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा लोकसभा का भारतीय संविधान में संरचन आर्टिकल 81 में दिया गया है। कहाँ पर? आर्टिकल 81 में। वो लोकसभा को क्या बोला जाता है? लोकसभा को लोगों की सभा। क्या बोला जाता है? लोगों की सभा। क्या एक अस्थायी सभा है? अस्थायी सभा है। जन भावनाओं की सभा, जन भावनाएं की सभा। और एक और नाम से बोला जाता है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है राष्ट्र का दर्पण। राष्ट्र का दर्पण कौन है? लोकसभा। इसके बाद बात करते हैं कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो लोकसभा की कुल सीटें हैं 552। कितनी हैं? 552। वर्तमान में इसकी सीटें हैं 545। कितनी हैं? 545, जिसमें से 543 राज्य और संघ से निर्वाचित होकर आते हैं। और दो को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, जिनको जो 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था, संशोधन, जिसमें जो मनोनीत को हटाया गया है कि राष्ट्रपति अब किसी भी लोगों को मनोनीत नहीं करेंगे। हटाया गया। इसके बाद बात करते हैं कि इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष। और चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष।
इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिनका कार्यकाल सबसे छोटा था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और आई के गुजराल। बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित। भारत का जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री जो कि बहुमत दल का नेता होता है। कौन? बहुमत दल का नेता, जो किसी भी सदन का हो सकता है। बहुमत दल का नेता जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। बात करते हैं जिनका कार्यकाल सबसे छोटा था, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद बात करते हैं कि भारत के प्रथम पीएम कौन थे? प्रथम पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इससे संबंधित जो पंचशील जो समझौता इनके कार्यकाल में हुआ था। तो यह कब हुआ था? यह हुआ था 1954 में। इसके बाद बात करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम जय जवान जय किसान। क्या? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? और जो ताशकंद समझौता था, कौन सा? ताशकंद ताशकंद समझौता, क्या कब हुआ था? यह 1966 में हुआ था। ये भी इनके कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद बात करते हैं मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई, जो सबसे बुजुर्ग बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे और पहले प्रधानमंत्री जिन्हें पद से त्याग पत्र दिया। कौन है? मोरारजी देसाई। इसके बाद बात करते हैं अगला, वीपी सिंह। वीपी सिंह, विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इन्हें हटाया गया था। कौन? वीपी सिंह। इसके बाद बात करते हैं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी वाजपेयी जी जो भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। कब 3 बार प्रधानमंत्री बने? और इनका सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 13 दिनों का था। 13 दिनों के लिए ये प्रधानमंत्री बने थे। बात करते हैं कि भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, जो 15वें नंबर के हैं। नंबर बिल्कुल याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि जो 15वें नंबर के जो प्रधानमंत्री है, जो है नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? ऑप्शन है सालु वंश, संगम वंश, तुलु वंश और अरविड वंश। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित बात करते हैं कि विजयनगर एक शहर और साम्राज्य का नाम भी है। इसकी जो स्थापना हुई थी, वे स्थापना कब हुई थी? 1366 में। 1366 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक व्यक्ति ने की थी। किसने की थी इसकी स्थापना? 1366 में हरिहर और बुक्का नमक व्यक्ति ने की थी। इसके बाद बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए। तो पहला है संगम वंश। संगम वंश
सालो वंश, उसके बाद तुलु वंश, और आखिरी है अरविंदु। इसका क्रम यही है कि इसके बाद संगम के बाद सालू वंश आया, इसके बाद तुलु वंश, और तुलु वंश के बाद आता है अरविंदो वंश। इसके बाद बात करते हैं कि जो संगम वंश का महानतम शासक कौन था। महानतम शासक तुलु वंश का महानतम शासक और अरविंदो वंश का महानतम शासक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं कि संगम वंश का जो महान शासक था जिसका नाम था देवराय सेकंड, और जो तुलु वंश का जो महानतम शासक था जिनका नाम था कृष्ण राय युद्ध, और अरविंदो वंश का वेंकट युद्ध महत्वपूर्ण शासक था। इसकी जो विजयनगर साम्राज्य की कितनी राजधानी थी, 4 राजधानी थी। विजयनगर, चंद्रगिरी और अनुकेंडु और गोलकोंडा, इसकी 4 राजधानी थी। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है जो वाहनों के जो पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं जो इसमें जो वाहनों में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि जो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो शेविंग दुकानों में इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। और जो दंत चिकित्सक होते हैं, दंत चिकित्सक जो कान नाक आदि में इस दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मिनी माता रोग किस प्रदूषक के कारण होता है। मिनी माता रोग किस प्रदूषक के कारण होता है। ऑप्शन है पारा, कैडमियम और नाइट्रेट और फ्लोरीन। मिनी माता रोग होता है ये पारा, जिसको मरकरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी। इसके कारण मिनी माता रोग होता है। बात करते हैं कैडमियम के कारण किसका रोग होता है। कैडमियम के कारण इटाई नामक रोग होता है। कौन सा? इटाई नामक रोग होता है। और नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी नामक रोग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग किया जाता है। कॉपी पेस्ट करने हेतु, पेज को डिलीट करने हेतु, और पेज ब्रेक करने हेतु, और कट पेस्ट करने हेतु। एमएस वर्ड में जो कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग किया जाता है या पेज ब्रेक करने हेतु किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि एमएस वर्ड से संबंधित कुछ अन्य चीजें। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या? एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें वर्ड, लाइनर, पैराग्राफ, पेज और डॉक्यूमेंट आदि बनाए जाते हैं। एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि एमएस वर्ड में एमएस वर्ड को निम्नलिखित तरीके से शुरू किया जाता है। इसमें जो स्टार्ट मेनू होता है, स्टार्ट मेनू में जो ऑल प्रोग्राम में जाकर वहाँ पर कुछ ऐप्स दिखाई देते हैं जो एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड को रन मेनू में विंडोज से चलाने से जो विनवर्ड .exe लिखा आएगा वहाँ से इसको चलाया जाता है। और एमएस वर्ड के मुख्य वर्जन एमएस वर्ड 99.7, 2000, 2003, 2007, 2010 और 13, 16, 2019 है। तो इसका सब जो लेटेस्ट वर्जन है 2019 में एमएस वर्ड का मुख्य लेटेस्ट वर्जन है। और एमएस वर्ड में बनाए गए फाइल को डॉक्यूमेंट बोला जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में जो बनाए गए फाइल को क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम आता है वो डॉक्यूमेंट 1 आता है। जो ऊपर लिखा होता है क्या नाम होता है उसका? डॉक्यूमेंट 1 भी बोला जाता है।
इसके बाद MS वर्ड 2003 और इससे पहले बनाए गए फाइल का एक्सटेंशन था, उसमें उसको क्या होता है, उसमें डॉग होता है, क्या होता है, डॉग 2003 से पहले। लेकिन MS वर्ड 2007 और उसके बाद बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन डॉग से लिखा आता है, क्या है, डॉग जो बोलते हैं। इसके बाद MS वर्ड में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन डॉटेक्स होता है, क्या होता है, डॉटेक्स। और MS वर्ड में मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन डॉग एम होता है, क्या होता है, डॉग एम भी बोला जाता है। तो क्लास यहीं से एंड करते हैं। और क्लास कैसे लगी, जीके जैसे समझ, इसमें लगभग 30 से 35, इसमें मैंने 20 क्वेश्चन ही कराया, लेकिन इससे हर क्वेश्चन के बारे में कम से कम 3 से 4 या 5 फैक्ट बताए, तो आपके एक ही क्लास में लगभग 100 फैक्ट इकट्ठे हुए, कितने, 100 फैक्ट इकट्ठे हुए। तो क्लास कैसी लगी लाइक कीजिए और कमेंट में बिल्कुल बताइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।